हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग वेल ऑल्सो। एंड आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है वो काफ़ी अच्छी जा रही होगी, आप अच्छे पैसे कमा रहे होंगे एंड ऑल द बेस्ट फॉर दैट। यहाँ पर एक और नया आईपीओ आने वाला है, JG केमिकल्स लिमिटेड। तो चलिए उसकी बात करते हैं, आईपीओ डिटेल्स देखते हैं। तो कि आईपीओ डेट जो है वो 5 मार्च 2024 से लेकर 7 मार्च 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड जो है वो 210 रुपये से लेकर 221 रुपये पर शेयर है। मतलब ये बुक बिल्ट इशू आईपीओ है जिसका लॉट साइज 67 शेयर्स का है और टोटल इशू साइज 1,13,66,063 शेयर्स है। करीब 291,19,00,000 रुपये कंपनी जुटाएगी इस टोटल इशू साइज से, जिसमें से 74,66,063 शेयर्स फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से आएंगे, जिससे कंपनी 165 करोड़ रुपए कलेक्ट करेगी और 39 लाख शेयर्स मतलब 10 की फेस वैल्यू से ही आएंगे, जिससे कंपनी मतलब ऑफर फॉर सेल के ज़रिए आएंगे, जिससे कंपनी 86 करोड़ 19 लाख रुपए जुटाने वाली है। और इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है वो 11 मार्च 2024 को होगा। सो इन केस इस आईपीओ में अगर आप अप्लाई करते हो और आपका आईपीओ नहीं लगता है तो रिफ़ंड की इन्फॉर्मेशन आपको 12 मार्च 2024 को मिल जाएगी। और अगर आपका आईपीओ लग जाता है तो शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होंगे, वो भी 12 मार्च 2024 को है। लिस्टिंग डेट जो है वो 13 मार्च 2024 है और कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 7 मार्च 2024 है गाइस। इशू टाइप जैसा कि मैंने आपको बताया बुक बिल्ट इशू आईपीओ है और लिस्टिंग जो है वो BSE NSE पे गाइस होने वाला है। सो ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है गाइस, जिसकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 3,17,20,000 और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 3,91,86,063 है। अब रिटेल कैटेगरी में ऑब्वियसली मिनिमम एक लॉट के लिए तो अप्लाई करना ही है। 67 शेयर्स आएंगे, 14,807 रुपये आपको देने हैं। रिटेल में ही मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो। 871 शेयर्स आ जाएंगे, 1,92,491 रुपये आपको देने हैं। SHNI में मिनिमम 14 लॉट के लिए अप्लाई करना है। 938 शेयर्स आएंगे, 2,07,298 रुपये देने हैं। और SHNI में ही मैक्सिमम 67 लॉट के लिए अब आप अप्लाई कर सकते हो, जिसमें 4,489 शेयर्स आएंगे, 9,92,069 रुपये आपको देने हैं। और BHNI में मिनिमम 68 लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, जिसमें 4,556 शेयर्स आएंगे, 10,06,876 रुपये आपको देने हैं और 4,556 शेयर्स आ जाएंगे। रिजर्वेशन में QIB शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 50% ऑफ द नेट इशू है। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 35% ऑफ द नेट इशू है। और NII HNI शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 15% ऑफ द नेट इशू है गाइस। अब यहाँ पर प्रमोटर्स अगर देखेंगे, सो द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी आर सुरेश झुंझुनवाला, अनिरुद्ध झुंझुनवाला एंड अनुज झुंझुनवाला है, जिनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 100% है और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू यहाँ पर दी नहीं गई है। और गाइस साथ में एक और बात बताना चाहूँगा आपको कि यहाँ पर झुंझुनवाला जो है वो सरनेम लगा हुआ है, तो एक बहुत ही दिग्गज इन्वेस्टरों में से, मतलब एक तरह से समझ लो कि इंडियन वॉरेन बफे जो है वो कहा जाता है। उनका नाम है राकेश झुंझुनवाला। हालांकि उनकी तो डेथ हो गई, बट झुंझुनवाला पढ़कर आप ये मत समझना कि ये वही झुंझुनवाला है, हो भी सकता है। बट अब उनके कितने रिलेटिव्स है, क्या फैमिली है, कितनी एक्सटेंशन है फैमिली में, कहाँ कहाँ मतलब किस तरह से है, वो एक बारी आप अपने हिसाब से एक बारी देख लेना। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि आदमी जस्ट ऐसे नाम पढ़ के भी ना थोड़ा एक्साइट हो जाता है कि हाँ चलो वही फैमिली है, उस हिसाब से कुछ। तो जस्ट एक बात थी कि आप थोड़ा केयरफुल रह के एक बार देख लेना। अब कंपनी के बिजनेस के बारे में अगर ब्रीफ आइडिया ले तो 1975 से इनकॉर्पोरेटेड है, मतलब फाउंडेड है। एंड अ जिंक ऑक्साइड मैन्युफैक्चरर यूजिंग द फ्रेंच प्रोसेस, द कंपनी प्रोड्यूसेस मोर देन 80 ग्रेड्स ऑफ जिंक ऑक्साइड, जो कि अलग अलग इंडस्ट्री में अप्लाई होता है। तो कि उसमें सिरामिक, पेंट एंड कोटिंग्स, फार्मास्यूटिकल एंड कॉस्मेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बैटरीज, एग्रोकेमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, स्पेशलिटी केमिकल्स, लुब्रिकेंट्स, ऑयल एंड गैस एंड एनिमल फीड। तो ये सारी प्रकार की जो बिजनेस इंडस्ट्रीज़ है यहाँ पर अलग अलग हिसाब से इनकी ये जो बनाते हैं जिंक ऑक्साइड्स के अलग अलग
80 प्रकार के ग्रेड्स, तो वो यूज़ होती है गाइस। और द कंपनी ऑपरेट्स 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन जंगलपुर एंड बेलूर, बोथ इन कोलकाता वेस्ट बंगाल में है, एंड नायडूपेटा इन नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश। तो ये 3 जगह पर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। नायडूपेटा इज़ द लार्जेस्ट फैसिलिटी ओन एंड ऑपरेटेड बाय द मटेरियल सब्सिडरी, और इनकी जो ऑल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आर ISO 45,001 2018 एंड ISO 14,001 2015 सर्टिफाइड एंड ISO 9,001 2015 एक्रेडिटेड है गाइस। तो अलग अलग सर्टिफिकेशन क्या मिले हैं वो यहाँ पर बताया गया है। और कंपनी के पास करीब 200 लोकल कंपनी है जहाँ पर सर्व करते हैं, और साथ में 50 इंटरनेशनल कस्टमर बेस है जहाँ पर भी ये उनकी प्रोडक्ट जाती है 10 कंट्री मिला के। और कंपनी के पास अभी 31 दिसंबर 2023 के अकॉर्डिंग 112 परमानेंट एम्प्लॉय है, उसमें से 100 वर्कर्स है और बाकी अप्रेंटिसेस है। अब यहाँ पर कंपनी का फाइनेंशियल्स दिया है जो कि हम नीचे यहाँ पर ये देख लेते हैं, तो कि मिला जुला की कंपनी बिजनेस क्या कर रही है। तो कि यहाँ पर 31 मार्च 2021, 22, 23 और 31 दिसंबर 2023 के फाइनेंशियल्स दिए गए हैं गाइस। ये सारे फिगर्स करोड़ में है, और ये जो रिसेंट लेटेस्ट वाला है 31 दिसंबर 2023 उसको हम नहीं कंसिडर करेंगे, क्योंकि वो हाफ या थोड़ा फुल ईयर एंड ईयर बेसिस पे नहीं है डेटा। तो 21 मार्च 22 और मार्च 2023 के फाइनेंशियल्स कंपेयर करते हैं गाइस कि क्या कंपनी ने अभी तक प्रोग्रेस किया है। तो मार्च 2021 में कंपनी की टोटल असेट 209 करोड़ थी, जो कि 23 में बढ़कर 297 करोड़ हुई है। रेवेन्यू 440 करोड़ से बढ़कर 794 करोड़ हुई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 28 करोड़ रुपए के आसपास था, जो 56 करोड़ रुपए के आसपास हुआ है। नेटवर्थ जो है वो 108 करोड़ रुपए के आसपास थी, जो कि बढ़कर 199 करोड़ रुपए के आसपास हुई है। और रिजर्व्स एंड सरप्लस 107 करोड़ रुपए के आसपास था, जो कि बढ़कर 175 करोड़ रुपए के आसपास हुआ है। यहाँ पर बोरोइंग्स नहीं दी गई है गाइस, तो एक अज्यूम करते हैं कि कंपनी के ऊपर बोरोइंग्स नहीं है, बिकॉज अगर होता तो दे देता। बट कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें नहीं बताई जाती है, कुछ वेबसाइट्स पे वो नहीं होता है, टू बी वेरी फ्रैंक। तो इसका ये नहीं है कि ये हाफ डेटा है या ये है, कुछ होता होगा टर्म्स एंड कंडीशंस। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, अमाउंट इन करोड़ लिखा हुआ है गाइस। अब कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो कि 866 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैपिटलाइजेशन है कंपनी की। स्मॉल कैप कंपनी है, छोटी कंपनी है। ROE 8.20%, ROCE 11.86%, डेट टू इक्विटी 0.11, RONW 8.16%, PBV 3.51 और पैट मार्जिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन जो है वो 7.24% है। EPS प्री IPO 13.6, पोस्ट IPO 11.01 है, और PEX जो है वो प्री IPO 16.25 है और पोस्ट IPO 20.08 है गाइस। और यहाँ पर आप ये जो नीचे नोट देख रहे हो वो बेसिकली उन्होंने EPS जो है वो प्री IPO और पोस्ट IPO कैसे कैलकुलेट किया गया है उसके बारे में बताया है। अगर आप चाहो तो पॉज करके गाइस पढ़ सकते हो। अब कंपनी का ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू IPO लाने के रीजंस जो है उसमें से पहला जो है वो इन्वेस्टमेंट इन मटेरियल सब्सिडरी विज BDJ ऑक्साइड्स। पहला है रीपेमेंट और प्रीपेमेंट इन फुल और इन पार्ट ऑफ ऑल और सर्टेन बोरिंग्स अवेल बाय its material subsidiary, funding capital expenditure requirements for setting up a research and development center situated in नायडूपेटा आंध्र प्रदेश R&D सेंटर। एंड तीसरा जो है फंडिंग इट्स लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। गाइज यहाँ पर मैं एक नोट कराना चाहूँगा, जब पहला ही आप देखेंगे रीपेमेंट और प्रीपेमेंट इन फुल और इन पार्ट ऑफ अ सर्टेन बोरोइंग्स अवेल बाय द मटेरियल सब्सिडरी। सो गाइज कंपनी के ऊपर बोरोइंग्स तो है, ये बात है, और बेसिकली वहाँ पर नहीं दी गई थी ना, तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर नहीं। लेकिन कभी कभार ऐसे भी पता चलता है कि बोरोइंग कर्जा चुकाने के लिए कंपनी को पैसे चाहिए, तो उस हिसाब से भी कहने का कंपनी का क्या होता है ना, ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू कि IPO क्यों ला रहे हैं, तो कि
एक बेसिक रीज़न होता है कि फ़ंड रेज़ करना है। अब फ़ंड रेज़ ज़रूरी नहीं है कि कर्ज़ा चुकाना ही होता है। कई बार कोई मशीनरी टेक्नोलॉजी के हिसाब से पैसे के फ़ंड की ज़रूरत पड़ती है, तो भी एक आईपीओज़ आते हैं, कर्ज़ा चुकाने के लिए भी आते हैं। बोथ द साइड्स वे में भी आते हैं। कभी कभी आप देखते हो कि मतलब ऑफ़र फॉर सेल में बहुत बड़ी रकम कलेक्ट करते हैं, तो कई बार ऐसा भी होता है कि प्रमोटर्स है वो अच्छा खासा अपना स्टेक बेच के मतलब वो पैसे कलेक्ट कर लेते हैं। तो बहुत सारी अलग अलग चीज़ होती है, बट शॉर्ट में फंड रेज करना ही बेसिक पर्पस होता है गाइस। सो यहाँ पर कंपनी के ऊपर बोरिंग ज़रूर है, और कंपनी जिसको मतलब कर्ज़ा जो है वो है, और वो कर्ज़ा चुकाना चाह रही है, या तो पूरा चुकाएंगे या थोड़ा थोड़ा करके चुकाएंगे, वो लिखा हुआ है यहाँ पर। दूसरा रीज़न है फंडिंग लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पर भी पैसे चाहिए, और जनरल कॉरपोरेट पर्पस। तो ये कुछ 3 मेजर रीजंस दिए हैं गाइस कंपनी ने अपने आईपीओ लाने के। सो द बेसिक पार्ट इज़ कि आप जब भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो या फिर ये आईपीओ अप्लाई करो, अगर ये पोर्शन आपका क्लियर होगा कि आपको लिस्टिंग गेन चाहिए या वाकई में आप कंपनी के साथ थोड़ा लॉन्ग टर्म के हिसाब से जुड़ना चाहते हो, उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो वो थोड़ा काफ़ी क्लियर हो जाता, मतलब एक माइंडसेट क्लियर हो जाता है। और जब भी लिस्टिंग सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अगर आप कंपनी के अंदर घुसे हो, मतलब आईपीओ आपने अप्लाई किया हुआ है, तो मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि अगर नहीं मिलता है लिस्टिंग गेन, या फिर फ्लैट परफॉर्मेंस रहता है, या थोड़ा मोटा लॉस लेके जो भी है फिक्स करके, आपको रिटर्न हो या लॉस हो, वो एक फिक्स क्राइटेरिया रख के आपको वो बुक कर लेना चाहिए। बिकॉज क्योंकि आपको पता नहीं है, अब कंपनी बाद में वक्त के साथ अच्छा परफॉर्मेंस दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती है। सो देर आर मैनी कॉन्सिक्वेंसेज। सो उस बात का ध्यान रहे। ऑल दो जस्ट बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर गाइज, वैल्यू योर मनी। एंड आई होप आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी है, जो वो इन्वेस्टमेंट हो या ट्रेडिंग हो, अच्छे से करिए, आप अच्छा पैसा कमाएं। एंड ऑल द बेस्ट फॉर दैट। एंड यस, मैं आपको कोई आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो, और कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, वो आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट डेफिनेटली एक जो भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो मैं आपके साथ थोड़ा मोटा शेयर करने की कोशिश करता हूँ गाइज़। और गाइज़ यस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आप अपने सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी चैनल वीडियो शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइज़। थैंक यू सो मच।